सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू न्यूज एनालिसिस में काफी कुछ है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप इंस्टाग्राम पे देख रहे होगे, उसमें से एक चीज कवर करके खत्म ही करेंगे कि इनकेस आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट वेरी पर्टिकुलर क्वेश्चन। और आ सकता है लास्ट ईयर जो क्लैट ने आपको सरप्राइज दिया था, तो उससे पता चलता है कि इस तरह से सरप्राइजेस कोई भी एग्जाम दे सकता है, क्योंकि एक जेनरिक टॉपिक है जो हर किसी को पता होना चाहिए इन द सेंस ऑफ करंट अफेयर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फर्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लिथियम। ये सर क्यों, आज ऐसा क्या हो गया जो लिथियम, देखो J&K में लिथियम डिपॉजिट मिला और इंडिया में पहला इतना बड़ा लिथियम डिपॉजिट मिला, तो देखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पेज पे देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट कॉल सेबी रिस्पांस ओवर अडानी स्टॉक फॉल। अडानी का स्टॉक अब गिर चुका है बहुत बड़ा हिंडनबर्ग के बाद। हिंडनबर्ग के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि एग्जैक्टली हिंडनबर्ग का नाम हिंडनबर्ग क्यों पड़ा और क्या है हिंडनबर्ग, ठीक है। और सेबी को क्लियरिफाई करेंगे कि सेबी क्या भी सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ड्रामा बहुत टाइम चलने वाला है अभी। तो विल गो इनटू द रिलेटेड फैक्ट्स लाइक सेबी, हिंडनबर्ग एंड ऑल, ठीक है। थर्ड है हमारे पास आई एम योर फैमिली मेंबर पीएम टू दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। कल दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से रिलेटेड एक जजमेंट आया। कल पीएम मोदी दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से मिलने गए और कल पीएम मोदी ने दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से रिलेटेड एक अरबिक लाइब्रेरी टाइप का कुछ इनॉग्रेट किया। तो उसको देखेंगे। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं एंड वी नीड टू लर्न अबाउट द दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में एक लंबा गेम होने वाला और जिस बेंच को ये चीज रेफर किया गया है उस बेंच से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। एग्जाम का नाम है एमएचसेट और DULLB में पूछा जा चुका है। उस केस का डायरेक्ट नाम पूछा गया था कि भाई कौन सा केस है, और उसी बेंच को दाऊदी बोहरा दिया गया है वापस से। तो देखेंगे एग्जैक्टली क्या इशू है, सब चीज पे फोकस करेंगे। दैट स्नो थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग स्पार्क्स ओलंपिक ड्रीम्स। मतलब विंटर ओलंपिक्स खेलो इंडिया स्टार्ट हुआ है, थर्ड है, तो देखेंगे कि क्या है। और कभी भी विंटर ओलंपिक्स आए तो ये मत सोचना कि साउथ या फिर सेंट्रल इंडिया के किसी पार्ट में होगा। जब विंटर ओलंपिक्स होती है तो स्कीइंग कहीं हो सकती है साउथ इंडिया में, नहीं आसानी से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकता, तो नॉर्थ इंडिया में ही होगा। एंड दिस वन टॉपिक इज द IAS ऑफिसर सस्पेंशन। तो देखेंगे रिलेटेड फैक्ट्स, IAS ऑफिसर्स के पास क्या पावर्स होती हैं, कौन होता है IAS ऑफिसर और क्या उनके सस्पेंशन का प्रोसेस है, इसको देखना जरूरी है। क्योंकि अभी आप लोग इंस्टाग्राम अगर चलाते होंगे तो पता होगा, नहीं भी चलाते होंगे, अगर आपने बी पराग का वो गाना सुना है दिल तोड़ के हंस दी हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी, तो इनकी वफा को अब यूपी गवर्नमेंट याद कर रही है कि दिलाते हैं तुम्हें वफाएं याद तुम्हारी, पहले तुम इधर आओ। तो इनको सस्पेंड किया गया है 82 डेज विदाउट नोटिस, ही वाज एब्सेंट। तो देखते हैं क्या है पूरा इशू, क्या है केस क्या है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लिथियम। ये लिथियम डिपॉजिट्स कंट्री है, चाइना से भी बड़ा लिथियम डिपॉजिट इंडिया के पास है, तो ये चीज याद रखना, जो कि बहुत अच्छा एक एनर्जी का सोर्स हो सकता है। ये देखो इंडिया हैज मोर लिथियम रिजर्व्स देन चाइना एंड यूएस। अगर पूरा लगाया जाए तो सबसे ऊपर है चिली, याद रखना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया लिथियम डिपॉजिट सबसे ज्यादा किसके पास है तो लगा के चले यूएस, क्योंकि सबसे बड़ा तो वही है, दिमाग में रहता नहीं ये चिली वगैरह। तो चिली, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, चाइना, यूएस एंड देन कनाडा। तो ये कंट्रीज हैं, इनके पास लिथियम डिपॉजिट का ये अप्स एंड डाउन्स है, ठीक है। तो ये चीज देखना। और इंडिया भी रिसेंटली इतने बड़े लेवल पे पहुंचा है, जम्मू एंड कश्मीर में जब लिथियम डिपॉजिट मिला तब। चलिए तो देखते हैं पहला, इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रिसेंटली अनाउंस्ड दैट 5.9 मिलियन टन्स लिथियम डिपॉजिट मिला फर्स्ट टाइम कंट्री में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसमें दो चीजें हैं कि आपसे ये फैक्ट्स भी पूछा जा सकता है कि कितना मिला है, तो 5.9 मिलियन कहाँ मिला है, तो जम्मू एंड कश्मीर। मिनिस्ट्री, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो ये तीन बातें हम लोगों ने इसमें देख ली। लिथियम के फैक्ट्स जानते हैं। लिथियम एक सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है। ये जनरली ग्रुप ए का एलिमेंट होता है, दैट हेल्प्स द ग्रुप 1। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी और पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, सब पढ़ते हैं, 8th 9th में तो पढ़ ही लेते हो पीरियोडिक टेबल, 12th में ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। एक वो आता है, आपको कहानी पढ़ते हो, हलीना की रब से फरियाद, या फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये निमोनिक्स होते हैं, यूज करते हैं, हर कोई यूज करता है पीरियोडिक टेबल याद करने में। तो हलीना की रब से फरियाद, हीलियम, लिथियम, नियोन, आर्गन, ये सब करते हो, तो रेडॉन, इस पूरा वो एलिमेंट्स आते हैं। तो उसमें से ये एक आता है हलीना में, जो लीना है वो लिथियम है, ठीक है, हीलियम, लियो, लिथियम। तो ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स है, सॉफ्ट होता है, नेचर सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है, ऑफ द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स के ग्रुप 1 में आता है। तो आपके एग्जाम में ना ये साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं,
तो जनरल साइंस से तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, रिसेंट न्यूज में भी है, तो करंट अफेयर्स का एक पार्ट बन जाएगा वो। फीचर्स देखते हैं, लो डेंसिटी है, हाईएस्ट सॉलिड द एलिमेंट्स है, इट रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। तो ये क्वेश्चन आएगा आपसे, क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड रिसेंटली इन इंडिया रिएक्ट रिगरसली विद वाटर, या फिर डायरेक्टली रिगरसली विद वाटर, तो लिथियम। इट हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा है, क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब क्रिस्टल क्यूब है। अगर आप क्रिस्टल क्यूब देखना चाहो तो 3D इमेज तो हम नहीं दिखा सकते यहाँ पे आपको, बट एक आइडिया लगवा सकते हैं कि ये देखो, ये इस तरह का कहीं ना कहीं इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करता है क्यूब में। ये क्यूब तो बना भी नहीं है प्रॉपर, क्यूबॉइड ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके और आगे में अकरेंस क्या है, लिथियम डज नॉट अकर एज अ मेटल इन नेचर, ये एज अ मेटल अकर नहीं होता है, बट फाउंड कंबाइंड इन स्मॉल अमाउंट्स इन इग्नियस रॉक्स, रॉक्स में मिलते हैं, फिर वहां से उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। लिथियम इज फाउंड इन द ब्राइन डिपॉजिट एंड साल्ट मिनरल स्प्रिंग्स, इट कंसंट्रेशन इन सी वाटर इज 0.1% पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो वो छोड़ दो, ये बाकी चीजें बस याद रखना कि किस रॉक्स में मिनरल्स मिलते हैं, इग्नियस रॉक्स। बहुत तरह के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, उसमें से आपको एक इग्नियस रॉक्स आता है जिसमें लिथियम डिपॉजिट मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका मेजर रिजर्व्स, लिथियम रिजर्व्स का क्या क्या है, अर्जेंटीना है, बोलीविया है, चिली है, 50% डिपॉजिट्स इनके पास ही है। और ऐसा हम लोगों ने पीछे देखा भी वो लिस्ट में, जिसमें चिली सबसे ऊपर था। ठीक है, उसके बाद और कंट्रीज थे, फिर चिली के बाद ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया था, फिर कनाडा, यूएस तो बहुत बाद में थे, उससे पहले अर्जेंटीना था। तो इस तरह से वो टेबल याद रखना बहुत काम आएगा। लिथियम इज इंपॉर्टेंट इन रिचार्जेबल बैटरीज, जो बैटरीज लिथियम आयन से बैटरीज बनती है, Li+। इट इज यूज्ड इन सम नॉन रिचार्जेबल बैटरीज फॉर थिंग लाइक द हार्ट पीसमेकर्स, पेसमेकर्स, टॉयज, क्लॉक्स, जो उसमें जो बैटरीज लगती है वो रिचार्ज थोड़ी हो सकती है। कभी देखा है कि ड्यूरासेल की बैटरी कोई रिचार्ज कर रहा हो, खत्म होगी दूसरी ले आओ, है ना। लिथियम मेटल इज मेड इनटू एलॉयज विद एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, इंप्रूविंग द स्ट्रेंथ एंड मेकिंग देम लाइटर। तो पहले तो वो हेवी होता है, देखा था क्यूबॉइड स्ट्रक्चर, क्यूब स्ट्रक्चर होगा तो ऑब्वियसली वो हैवी होगा, क्रिस्टल होगा तो, लेकिन उसमें क्या करते हैं, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम मिला के हम उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और लाइट बनाते हैं। लिथियम ऑक्साइड ये स्पेशल ग्लासेस और ग्लास सिरामिक्स में यूज होता है। लिथियम स्टीरेट इज यूज्ड ऑन ऑल पर्पस एंड हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। लिथियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ड्रग्स, ट्रीट मैनिक डिप्रेशंस, डिप्रेशन में भी मेडिसिन में यूज होता है लिथियम कार्बोनेट। तो बहुत ज्यादा इसके यूजेस हैं, एक बार गो थ्रू करो, बट हाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ याद रखो कि कितना है, कौन सी मिनिस्ट्री है और कितना डिपॉजिट किस कंट्री के पास है, ये नहीं याद रखना है, रैंकिंग याद रखनी है। ठीक है, नाउ सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर सेबी रिस्पॉन्स ओवर अडानी स्टॉक फॉल्स। देखो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ कि भाई क्या हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला सेबी से कि तुम ये बताओ कि इनके स्टॉक फॉल हो रहे हैं तो इससे लॉस किसको हो रहा है, इन्वेस्टर्स को, हम और आप जैसे लोग जो इनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें तो लॉस है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करो पहले, और इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने का इंटरेस्ट किसके पास होता है, सेबी के पास। और सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनकी हिस्ट्री देखेंगे क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर, कौन है अभी सेबी की हेड, तो उसको सब चीज को देखेंगे। देखो सेबी जो होता है ना वो 3 काइंड ऑफ बॉडी होता है। क्वाजी जुडिशियल होता है, ये जजमेंट्स दे सकता है, जजमेंट्स किस पे देगा, ये इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है कि इनके अगेंस्ट कोई भी अनएथिकल या फ्रॉड नहीं करे मार्केट में। सेबी मार्केट रेगुलेटर है बेसिकली। ठीक है, इसको बोला जाता है मार्केट का बड़ा पापा, है ना, बड़े पापा होते हैं वैसे मार्केट के बड़े पापा हैं सेबी। ये प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को। और इनका रोल ना ज्यादा प्ले में आया हर्षद मेहता स्कैम के बाद 1992 ऑनवर्ड्स, बहुत सारे हुए थे। सत्यम कंप्यूटर्स हुआ था, सत्यम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था आपके क्लैट 2022 में, 23 में, लास्ट जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था सत्यम कंप्यूटर्स के बारे में। तो वैसे ही सेबी है, सेबी का जो है आपको बहुत मल्टी डायमेंशनल रोल है मार्केट में, मार्केट का बड़े पापा कहा जाता है इनको, ये हर कुछ देखते हैं वहां से। ठीक है, क्वाजी जुडिशियल रोल है, अनएथिकल रूल्स को देखता है। क्वाजी एग्जीक्यूटिव है, ये इंप्लीमेंट करता है रेगुलेशन, सेबी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर आपको मार्केट में प्लेयर बनना है तो यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ सेबी अनलेस अंटिल यू विल बी वॉच्ड ऑफ। ठीक है, थर्ड है क्वाजी लेजिस्लेटिव बॉडी, ये रूल्स भी फ्रेम करता है। अब जो रूल्स इंप्लीमेंट करेगा तो फ्रेम भी तो करेगा ना, तो क्वाजी जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये तीनों में क्वाजी लगा दो, काम खत्म। फुल पावर नहीं होता लेकिन हाँ क्वाजी पावर इनके पास रहता है। नेक्स्ट आते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये 1992 में आया था, जस्ट द ईयर बिफोर द जस्ट ईयर आफ्टर हर्षद मेहता स्कैम। उसके बाद आपको सत्यम कंप्यूटर्स का स्कैम हुआ,
फिर बहुत सारे मल्टी लेवल से स्कैम्स हुए थे उसके बाद। जब आप पढ़ोगे बैंकिंग इंश्योरेंस तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है, सारफेसी एक्ट पढ़ोगे आप, है ना, ये सब चीजें आती रहती है एग्जाम में। अब ये एक्ट से बना था, तो ये एक किस तरह का बॉडी हुआ, स्टैट्यूटरी बॉडी। हम लोग ये चीज डेली पढ़ते हैं कि कोई एक्ट से बना है तो स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, ऐसी बातें जनरल चलना चाहिए। अब देखो यहाँ कहीं लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी बॉडी, नहीं, बस हाँ एक्ट से बना है तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1992 में एक्ट से बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, और इसके 4 रीजनल ऑफिसेज है। एक ऑफिस इसका अहमदाबाद में, दूसरा चेन्नई में, तीसरा दिल्ली में और चौथा कोलकाता में। सिंपल, ठीक है। अच्छा, इनकी अभी करंट चेयरमैन है मिसेस मधाबाई पुरी बूच, चेयरमैन का नाम याद रखना। ये कंट्रोलर, अच्छा ये इनिशियली जो था वो कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947 के नाम से था। 1992 में इसको सेबी बना दिया गया। सेबी के कॉम्पोजिशन में बात करें तो एक सेल्फ गवर्निंग ऑटोनोमस बॉडी है ये, ठीक है। और इसके पूरे ब्यौरा में कौन कौन लोग रहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट का एक पर्सन जो कि चेयरपर्सन नॉमिनेट किया जाएगा, जो भी कौन है, मिस बूच, है ना, वो चेयरपर्सन है। यानी कौन चेयरपर्सन को नॉमिनेट करेगा, यूनियन गवर्नमेंट। 2 ऑफिसर्स होंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से, 2 लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री से होंगे, एक यहां हो गए और 2 इधर आ गए। आरबीआई हैज 1 रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि बैंक का भी कोई होना चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द रिमेनिंग 5 मेंबर्स, 3 ऑफ देम शुड वर्क फुल टाइम। मतलब 5 होंगे जिसमें से 3 फुल टाइम वाले होंगे और 2 पार्ट टाइम हो सकते। तो कितने लोग हो गए, 2 3 4 9, तो 9 मेंबर बॉडी है जिसमें से 2 पार्ट टाइम होंगे और बाकी फुल टाइम होंगे। एक चेयरपर्सन होगा, एक आरबीआई से होगा, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री से होगा और 5 यूनियन गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो इतनी छोटी छोटी बातें हैं, बस याद रखना है कॉम्पोजिशन ऑफ सेबी। आगे आते हैं, इनका एक एपिलेट ट्रिब्यूनल भी है कि अगर कुछ होता है, मान लो कि आई एम नॉट ए इन्वेस्टर बट मेरी कंपनी है जो सेबी में लिस्टेड है, मार्केट में लिस्टेड है और सेबी के रूल्स के गवर्न होती है, बट अगर सेबी कुछ एक्शन लेता है मेरे अगेंस्ट तो हम उस एक्शन को अपील कर सकते हैं कि भाई ये एक्शन गलत है। तो अपील कहां करेंगे, तो सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल बनाया उन्होंने, सैट। सैट में हम अपील कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ एंटिटीज हु बिलीव दैट दे हैव बीन रॉन्ग्ड बाय एनी ऑफ द सेबी डिसीजंस। सेम बात है कि अगर मेरे अगेंस्ट सेबी कोई एक्शन लेता है और मुझे लगता है कि वो एक्शन गलत है, वो एब्रप्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेबी के अगेंस्ट जा सकते हैं, ठीक है, सैट में, which is made up of a presiding officer and 2 additional members have the same authority as a civil court। तो सैट जो है वो 3 मेंबर बॉडी होगा जिसमें एक हेड होगा और 2 प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, ठीक है, जिनके पास सिविल कोर्ट के हिसाब से पावर होगा। सिविल कोर्ट के हिसाब से पावर है मतलब ये सीपीसी के 1908 के एक्ट के तहत उसके पावर्स डिराइव कराएगा, वो सिविल कोर्ट्स के पावर वो डिराइव कराएगा अपने। अब किसी ट्रिब्यूनल के पास पावर भी तो होना चाहिए ना कुछ करने के लिए, नहीं तो वो काम क्या करेगा, फिर बंदी कर दो। ऊपर देख लिया कौन कौन सी एजेंसीज, उसमें हम नहीं जा रहे हैं, क्वासी जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, तीनों देख लिया है। अब आते हैं सैट पे थोड़ा सा। सैट जो है किसके थ्रू बना है, सेबी के 1992 के एक्ट से। सैट जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एंटिटीज। अब ये जो चीजें इसमें, फर्दर मोर एनीवन हु इज डिससैटिस्फाइड विद द सैट, अगर मान लो सैट का भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं भाई सैट ने भी मेरे साथ गलत किया, सब मिले हुए हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे मैक्स। अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। Its function is to hear, decide and appeal against orders made by SEBI। लगता है कि हाँ भाई गलत है ऑर्डर, तो सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट वो करेगा। अगर सैट के भी ऑर्डर्स को हम प्रेफर नहीं करते तो हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एज वेल एज एक्साइज जुरिसडिक्शन पावर्स ग्रांट करेगा। 2022 में सेबी ने लॉन्च किया था एक ऐप, याद रखना, सेबी ने एक ऐप लॉन्च किया था सारथी के नाम से। अच्छा ये ना बड़ा ध्यान से देखना, सारथी में जो र है वो रुपीस का साइन है, ठीक है, ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या पता आपको एग्जाम में ये वाला सारथी लिख के दे दे और आप ये टिक करके चले हो, नहीं ये सारथी नहीं, इसमें जो सारथी है वो SAA और रुपी का रॉ और THI, सारथी। अब ये किसके लिए, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए, आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत यंग लोग भी इन्वेस्टिंग में आ रहे हैं, तो उनको जरूरत है कि नॉलेज रहना मार्केट के। तो सारथी नाम का जो ऐप है वो सेबी का ऐप है फॉर टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। और ये कब लॉन्च हुआ था, जैन 2022 में, यानी लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। तो पता करके रखो, सेबी न्यूज में है, क्या पता पूछ दे आपसे। नेक्स्ट आते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च, क्योंकि ये सब कलेश और कर्मकांड का नतीजा हिंडनबर्ग का रिपोर्ट है। हिंडनबर्ग रिसर्च 2017 में बना था। ये एक प्राइवेट बॉडी है, एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है ये, जो शॉर्ट सेलिंग्स वगैरह को देखता है, न्यूयॉर्क में बेस्ड है, और इसको फाउंड करने वाले हैं नथान एंडरसन, ठीक है। ये कुछ चीजें याद रखना, एक तो
फाउंडर कौन है? नथान एंडरसन। LLC है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, 2017 में फाउंड हुआ था, न्यूयॉर्क सिटी में बेस्ड है। ठीक है। हिंडनबर्ग जो ये नाम है ना, ये अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता होगा तो एक था हिंडनबर्ग डिजास्टर 1937, वहां से ये नाम डिराइव होता है, हिंडनबर्ग डिजास्टर 1937। उसमें क्या हुआ था, एक जर्मन प्लेन था, सी प्लेन, तो क्रैश हुआ था, बहुत मतलब ह्यूमन एरर के कारण हुआ था, उसको अवॉइड किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। और तो उसी हिंडनबर्ग के नाम पे इन्होंने ये नाम रखा है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग डिजास्टर के नाम पे, 1937 का डिजास्टर था, उस नाम पे इन्होंने अपना रखा है नाम। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेम्ड आफ्टर 1937 में बताया ही था अभी। कंपनीज दैट हैव बीन सब्जेक्ट्स टू देयर रिपोर्ट्स, अभी कौन है? अदानी नया नया, निकोला भी है, क्लोवर हेल्थ है, कर्नानी है, लॉर्डस्टाउन मोटर्स है। तो इनके ऊपर भी हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट्स दिए हैं कि भाई ये शॉर्ट सेलिंग करते हैं मार्केट में, इनका तरीका गलत है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम योर फैमिली मेंबर पीएम मोदी टू दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। ठीक है। तो पीएम मोदी ने दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से मिलने गए, कल फ्राइडे था, और इन्होंने मिले भी, ग्रीट भी किया और बताया भी कि जब हम सीएम थे गुजरात के तो आपने माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए हमारी बहुत हेल्प की थी, वी आर जस्ट ग्लैडफुल फॉर यू। ठीक है। चलिए आगे, पीएम मोदी ने एक क्या किया है, मेन इंटेंशन था इनका, अरेबिक एकेडमी इन मुंबई को और वो इनॉग्रेट किया। ठीक है। अरेबिक एकेडमी इन मुंबई बाय पीएम मोदी एट दाऊदी बोहरा कम्युनिटीज। ठीक है। इनॉग्रेशन के बाद मोदी ने टूर भी लिया, और इसका हेड कौन है? दाऊदी बोहरा का भी, हिज होलीनेस सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ये नाम याद रखना, आप ये मत बोलना कि लंबा नाम है, करना पड़ेगा। ये 53rd लीडर है, और इनके लीडर को एक पर्टिकुलर नाम से बुलाया जाता है, वो है अल दाई अल मुतलाक। ठीक है। अल दाई अल मुतलाक इनके लीडर का नाम होता है, तो बोला जाता है कि अल दाई अल मुतलाक है ये। और जैसे होता था ना कि मेडिवल में कि हम सुल्तान हैं, सल्तनत है, तो वैसे ही है, अल दाई अल मुतलाक जो भी हेड होता है दाऊदी बोहरा का, वो अल दाई अल मुतलाक के नाम से जाना जाता है। 53rd अल दाई अल मुतलाक कौन है अभी? सैयदन मुफद्दल सैफुद्दीन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ही ऑल्सो हेल्ड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कम्युनिटी टुवर्ड्स, स्टार्टिंग में बताया मैंने कि कैसे हम लोगों ने, जब गुजरात की चीफ मिनिस्टर तो आपने स्टेट में मेल न्यूट्रिशन कम करने में हेल्प की। अब आते हैं मेन बात पे कि दाऊदी बोहरा होते कौन है। मुस्लिम सिया कम्युनिटी के लोग होते हैं, जनरली मुस्लिम को दो पार्ट में बांट दिया जाता है, शिया और सुन्नी, तो शिया कम्युनिटी के लोग जो दाऊदी बोहरा पे आए। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी हैव इनहेरिटेड अ डिस्टिंग्विश्ड हेरिटेज एंड द रिच हिस्टोरिकल लेगेसी ट्रेसेस टू द फातिमी इमाम्स। तो ये कौन से इमाम होते हैं? फातिमी इमाम्स। ठीक है। इनका ये मतलब रिच कल्चरल यहाँ से ट्रेस होता है फातिमी इमाम से। इनके लीडर को अल दलाई अल मुतलाक बोला जाता है, और 53rd अल दलाई अल मुतलाक का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। और ये ऑपरेट करते थे येमेन से। ठीक है। येमेन से, एंड देन फॉर द लास्ट 450 years फ्रॉम इंडिया, 450 साल पहले तक, ये 450 साल पहले से ये येमेन से करते थे सारा चीज कंट्रोल, और अब इंडिया से करते हैं। ठीक है। अगर आप येमेन देखो तो वर्ल्ड मैप में देखोगे तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया आता है, ये आता है येमेन, और ये आता है ओमान। ठीक है। और यहाँ पर कहीं पे एक होता है गल्फ ऑफ ओमान, जिनको नहीं पता है एक बार गूगल करना, गल्फ ऑफ ओमान का लोकेशन देखना, यही मिलेगा। ठीक है। येमेन, ओमान। ठीक है। इस तरह से लोग इसको याद रखते हैं गल्फ ऑफ ओमान को। तो येमेन से ये चलाते थे, और इनका हेड का नाम अलदाई अल मुतलाक, अब तो मुझे भी याद हो गया इतनी देर में, तो किसी को भी याद हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। 53rd लीडर का नाम याद रखना। ठीक है, क्योंकि उनसे ही मिले। 53rd लीडर है हिज होलीनेस डॉक्टर सैयदन मुफद्दल सैफुद्दीन। ठीक है। द मेन लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी की लैंग्वेज, उर्दू मत लिख के चले जाना, लिसान अल दवात इनकी मेन लैंग्वेज है। ठीक है। अ डायलेक्ट ऑफ गुजराती विद इंक्लूजन फ्रॉम द अरबिक एंड उर्दू। तो डायलेक्ट क्या है? गुजराती, और इन्फ्लुएंस है अरबिक और उर्दू का। ठीक है। AUG, ये चीज याद रखना। लिसन अल दवात, लीडर ऑफ कम्युनिटी हैज राइट टू एक्स कम्युनिकेट इट्स मेंबर्स, यहीं पे माजरा फंसता है, वो तो देख लिया दाऊदी बोहरा। अब लीडर के पास, मतलब जो अभी करंट लीडर है मुफद्दल सैफुद्दीन, उनके पास एक्स कम्युनिकेट का पूरा राइट होता है, मतलब कि हम बता सकते हैं कि कौन कर सकता है ये चीज, कौन नहीं कर सकता, मतलब वो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं प्रॉपर, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी आ जाता है 25 क्लॉज भी। तो देखते हैं क्या है।
पहले तो जानो एक्स कम्युनिकेशन में दो बातें हैं। इसमें कहा गया है कि नॉट बीइंग अलाउड टू एक्सेस अ मॉस्क बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी, इन्होंने सिंपली कहा कि मॉस्क जाना अलाउड नहीं है। दूसरा, नॉट बीइंग अलाउड टू अ बरियल डेडिकेटेड टू द कम्युनिटी, कोई बरियल नहीं होगा इनका, इस तरीके से नॉट बीइंग अलाउड टू अ बरियल डेडिकेटेड टू द कम्युनिटी। और ये चीज प्रोटेक्ट करता है बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ द एक्स कम्युनिकेशन एक्ट 1949 से। ठीक है, ये बिलीव किया जाता है एक्स कम्युनिकेशन डिप्राइव करता है लेजिटिमेट राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ इट्स मेंबर्स, कि भाई मस्जिद नहीं जाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था 1962 में, सैफुद्दीन, सरदार सैयदन सैफुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, और इसमें कहा गया था कि भाई ये 25B जो होता है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, वो इसके अगेंस्ट है। ये चीज पकड़ लेना आप लोग, जिन लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पढ़ रखा है उनके लिए बढ़िया है, नहीं पढ़ रखा पढ़ लेना एक बार, जिनके एग्जाम में पूछा जाता है ये चीज आती है। 25 आर्टिकल 25। तो ये केस था सरदार सैयदन सैफुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें चीफ जस्टिस थे बीपी सिन्हा, इन्होंने स्ट्रक डाउन किया था बॉम्बे प्रिवेंशन एक्स कम्युनिकेशन एक्ट को, कहा था कि ये गलत है, ये 25B के अगेंस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 1949 में कहा गया था कि वायलेटिव है फंडामेंटल आर्टिकल 26B का। करंटली ये केस सुना जा रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये रिट पिटीशन चल रहा है अभी भी। और अभी क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये 25B का पार्ट है, यानी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। और सेम बात कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था, केस का नाम लिख लेना याद से, जो पूछा गया है आपके एग्जाम में। केस का नाम है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था। इसमें इस केस को आप एक और नाम से जानते हैं, सबरीमाला केस। इस केस में सिंपली ये बोला गया था कि वुमेन को 10 to 50 इयर्स की जो वुमेन है उनको अलाउ नहीं किया था टेंपल में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन 25B का, ठीक है 26B का सॉरी। तो सबरीमाला का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला के केस के कुछ पॉइंटर्स को आफ्टर द जजमेंट उन्होंने कहा कि एक 9 जज बेंच को ट्रांसफर करो और सभी रिलीजन्स के लिए इसको डालो इसमें, ताकि सबको एक साथ डील करके हम खत्म कर पाए। ठीक है, केस का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोहरा, जिसको अभी ट्रांसफर कर दिया गया है सबरीमाला के 9 जज बेंच को। ठीक है, रेफर टू 9 जज बेंच ऑफ सबरीमाला, काम खत्म। यहाँ पर ये केस खत्म होता है। तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि ये दाऊदी बोहरा कम्युनिटी एग्जैक्टली क्या होती है, कौन उसका हेड होता है, क्या उसकी लैंग्वेज होती है, उनके हेड को क्या बोला जाता है, अभी कौन हेड है, कहाँ से कंट्रोल करते थे ये येमेन से, कौन सा एक्ट इनके एक्स कम्युनिकेशन के प्रैक्टिस को रोकता है, प्रिजर्व करता है, वो 1949 का एक्ट। सबसे पहला केस 1962 का सैयद का, फिर उसके बाद अभी जो केस चल रहा है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोहरा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसको 9 जज बेंच सबरीमाला को रेफर किया गया। आई होप कि यहाँ पे क्लियर होगा। कोई भी डाउट है प्लीज मेंशन करो कमेंट सेक्शन में, श्योरली डिलीट। ठीक है, अब आते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। बहुत आसान है, कुछ नहीं, थोड़े बहुत फैक्ट्स देखने हैं, मैस्कॉट वगैरह। ये 1500 प्लेयर्स आ रहे हैं, कश्मीर गुलमर्ग में हो रहा है। यूनियन मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर। ठीक है, और इसको 2 प्रीवियस एडिशन हो चुके हैं, ये तीसरा है। 2 एडिशन भी गुलमर्ग में हुआ था, पहला, और दूसरा लेह में हुआ था 2020, 21 और 22। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और विंटर गेम्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर, ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, मैस्कॉट क्या है इनका, स्नो लियोपार्ड, जो कि हिमालय का हेरिटेज है। खेलो इंडिया, इसमें बहुत सारे गेम्स है, जैसे स्कीइंग है, अल्पाइन स्कीइंग है, अल्पाइन फॉरेस्ट होता है बेसिकली, जो कोनीफेरस ट्रीज होते हैं, नॉर्डिक स्कीइंग है, स्नो रग्बी है, रग्बी, स्नो बास्केटबॉल, जितने भी स्नो से रिलेटेड है, माउंटेनियर शूज है, ये आइस हॉकी, ये सब है। और इसका मोटो है द पर्पस इज टू फाइंड ग्रास रूट टैलेंट एंड टू होस्ट अ नेशन वाइड स्टेट बाय स्टेट मल्टी विंटर स्पोर्ट्स कंपटीशन। देखो लास्ट ईयर जब बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे, विंटर ओलंपिक्स, उसमें इंडिया से केवल 1 पर्सन गया था। तो जरूरी है कि विंटर ओलंपिक्स में हम काम करें, थोड़ा मेहनत करें, थोड़ा कंट्रीब्यूट करें विंटर ओलंपिक्स के लिए। तो उसी के इंटेंशन से ये विंटर ओलंपिक्स किया गया है। तो देखते हैं लास्ट में रिजल्ट क्या आता है, उसको एक बार और देखेंगे, बट अभी के लिए इतना काफी है। ये है हमारे IAS ऑफिसर अभिषेक, ये शायद कीट में कोई इनका वो चल रहा था, ये स्पीच दे रहे थे। खैर इनको सस्पेंड किया गया है रिसेंटली बाय द यूपी गवर्नमेंट, और यूपी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमने सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी थी, क्योंकि G20 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है वहां पे। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट G20 को देखते हुए सभी IAS ऑफिसर और आला अधिकारियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी। बट अभिषेक सर जो है उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था एट द प्लेस जहां उनको रिपोर्ट करना था। इनकी हिस्ट्री में भी 1-2 बार ये एक बार सस्पेंड हो चुके हैं, 2014 में, जब किसी स्कूल के टीचर से मिसबिहेव किया था इन्होंने, उस टाइम पे सस्पेंड किया गया था। उसके बाद गुजरात में इलेक्शंस जब हो रहे थे इस साल दिसंबर में,
तब भी इनके ऊपर एक्शन लिया गया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अपने कार के साथ पोस्ट कर दिया था इंस्टाग्राम पे, जिसपे इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इट इज नॉट अ गुड बिहेवियर, इट इज यू लाइक अ फ्लॉन्टिंग, यू हैव गिवन अ पोस्ट। उसके बाद आपको सिर्फ फ्लॉन्ट कर रहे हो। उसके बाद जब उनको हटाया गया वहां से, तो उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं किया। इनको आप एक तरह से आईएएस की तरीके से भी जानते हो और एक तरह से एक्टर की तरह से भी जानते हो। सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है अभिषेक सर। और एक गाना है, बी पराग का गाना है, जिसमें दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाए मुझे मेरी याद करोगी, जो गाना है उसमें इन्होंने एक लीड रोल प्ले किया था, है ना। तो अब वफाए, वो तो याद करे ना करे, यूपी गवर्नमेंट जरूर याद कर रही है। तो देखते हैं कि क्या माजरा है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 2011 बैच के आईएएस ऑफिसर है, 82 डेज विदाउट प्रायर नोटिस और अप्रूवल टू द सीनियर ऑफिसर्स की एब्सेंट रहे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी देवेश चौधरी ने सस्पेंशन ऑर्डर इशू किया है वेडनेसडे को। अर्लियर अभिषेक सिंह वाज सस्पेंडेड इन 2014 फॉर एलिज्ड मिसबिहेवियर विद अ प्राइमरी स्कूल टीचर। मतलब हिस्ट्री रही है। गुजरात के इलेक्शन कमीशन में भी इन्हें इलेक्शन ऑब्जर्वर के तहत भेजा गया था। पूल पैनल ने इनको नोटिस दिया लास्ट ईयर कि ही हैड नॉट रिपोर्टेड टू ड्यूटी एंड वाज एब्सेंट। यूपी गवर्नमेंट ने सभी की लीव्स कैंसिल की थी, जितने भी आईएएस ऑफिसर और अदर ऑफिसर्स हैं उनकी, क्योंकि यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है और G20 समिट हो रहा है। इसके लिए कि सर काम बहुत है, प्लीज शूटिंग मत लो। आज के अखबार में भी आया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसको मोदी जी भी वहां पर थे, ठीक है। बट क्या एक आईएएस ऑफिसर को कोई भी ऐसे ही छू सकता है, कोई भी सस्पेंड कर सकता है? तो नहीं। आईएएस ऑफिसर या यूपीएससी के तहत जो भी अपॉइंट होते हैं, उनके पास बहुत पावर्स होते हैं। और आर्टिकल 311 जहन में बिठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है व्हेन इट कम्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज एंड यूपीएससी ऑफिसर्स, ठीक है। आर्टिकल 311 का ये स्क्रीनशॉट है। इसमें सिंपली ये है कि नो पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन और एन ऑल इंडिया सर्विसेज और अ सिविल सर्विसेज ऑफ अ स्टेट, मतलब यूनियन का हो या स्टेट का हो, अंडर द यूनियन शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट बाय व्हिच ही वाज अपॉइंटेड। आईएएस ऑफिसर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अब ये चीज है कि पहला आर्टिकल ये बताता है जिसने अपॉइंट किया है उससे नीचे के रैंक वाला पर्सन हमें रिमूव नहीं कर सकता। और स्टेट भी ना, ज्यादा से ज्यादा, अगर आपने एक वेब सीरीज देखी होगी एस्पिरेंट्स, तो उसमें कहता है कि इससे ज्यादा सिक्योरिटी, जब जॉब सिक्योरिटी आती है तो देशभक्ति अपने आप आती है, ठीक है। और आईएएस से ज्यादा सिक्योर जॉब कोई है ही नहीं। स्टेट आपको ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड कर सकता है, फायर नहीं कर सकता। वो यही से आता है वो आर्टिकल। वो जो बताया गया था वो डायलॉग नहीं था, वो 311 क्लॉज ए है, जो ये बोलता है 311 क्लॉज 1 की किसी भी पर्सन को जो कि आए स्टेट गवर्नमेंट में ऑफिसर है या फिर यूनियन का ऑफिसर है, उसको वो आदमी कभी भी हटा नहीं सकता जिसने उसको अपॉइंट किया। उससे नीचे के रैंक का आदमी कभी नहीं हटा सकता। लेट सपोज 1 ने उसको अपॉइंट किया है तो 2 उसे रिमूव नहीं कर सकता। सिंपल, 1 ही रिमूव करेगा उसे। सेकंड ये बोलता है नो पर्सन एज एफोरसेड शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक। उनकी रैंक भी रिड्यूस नहीं की जा सकती एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी। इंक्वायरी होनी जरूरी है। तो उस इसमें यही चीज है कि अभिषेक सर 311 क्लॉज 2 का ले सकते हैं कि भाई इंक्वायरी कहाँ हुई मेरे अगेंस्ट, इंक्वायरी तो पहले होनी चाहिए थी ना। विच ही शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट हिम। इनके अगेंस्ट जब इंक्वायरी होगी तो इनको बताया जाएगा कि आपके अगेंस्ट ये चार्जेस हैं। और यहीं पर तो वो आता है ना, नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस, तो अगर आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन बनाना चाहें तो इस पे बना सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट टू बी हियर्ड, ठीक है। गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, देखो है ना, यहां पर आ गया बीइंग हियर्ड in respect of those charges provided that there were is proposed after such inquiry to impose upon him any such penalty। मतलब हर चीज बताना पड़ेगा उनके अगेंस्ट, ठीक है। 2 के सब क्लॉजेस क्या बोलते हैं? where a person is dismissed or removed or reduced rank on the ground of conduct which he was led conviction or criminal charge, कि सभी चीजें बताई जाएंगी कि क्या क्या आपके अगेंस्ट चार्जेस लगे हैं। where the authority empowered to dismiss remove a person to reduce him rank is satisfied that for some reason to be recorded by authority in writing it is not reasonably practiced to hold such inquiry। अगर आप इंक्वायरी नहीं कर पाए तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि क्या रीजन थे जो आप इंक्वायरी होल्ड नहीं कर पाए। Where the president or governor as in case may be satisfied that in interest of security of state it is not expedient to such hold inquiry। ये बातें भी है कि अगर इंक्वायरी करनी इतनी जरूरी है तो किस कंडीशंस में इंक्वायरी नहीं हो सकती। या तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई XYZ रीजन के कारण इंक्वायरी नहीं हो पाया और सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। दूसरी, प्रेसिडेंट और गवर्नर को लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, अगर इंक्वायरी कराई जाए तो इंक्वायरी नहीं कराई जाएगी। इस केस में ऐसा कुछ नहीं था। थर्ड ये बोलता है इफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच पर्सन एज अफर्सेड a question arises whether
it is reasonably practicable to hold an inquiry as it referred the decision thereon of the authority empowered to dismiss or remove such person reduced होने shall be final. तो अगर लगता है कि यहाँ रिमूवल डिसमिसल जरूरी है, इंक्वायरी की नीड नहीं थी, तो वो फाइनल डिसीजन हो सकता है उस कंडीशन पे. तो ये था आर्टिकल 311 जो एक आईएएस ऑफिसर को अल्टीमेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि मेरे रिमूवल और डिसमिसल से. ये डीओपीटी से लिया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. इसमें पूछा गया है कि हु इज कॉम्पिटेंट टू सस्पेंड एन आईएएस ऑफिसर. तो गवर्नमेंट इन कनेक्शन विद हुज अफेयर्स द ऑफिसर इज सर्विंग, कि जिस गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं वो गवर्नमेंट. हु इज कॉम्पिटेंट टू इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, जिस गवर्नमेंट के कनेक्शन में है. वेदर सेंट्रल डिपार्टमेंट्स आर कॉम्पिटेंट टू सस्पेंड इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग अगेंस्ट आईएएस, नो. However, a determination to institute the proceeding has to be made by the administrative department. करना चाहिए, प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, आप ऐसे एब्रप्ट सस्पेंड नहीं कर सकते. अपील किसके अगेंस्ट लाई होगा? एन अपील ऑफ सस्पेंशन इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. ऊपर वाले पे जाते हैं, मतलब स्टेट ने उसको हटाया तो सेंटर पे हम अपील डालेंगे. वेदर एन अपील रिव्यू रिवीजन मेमोरियल लाइज अगेंस्ट द चार्जशीट, नहीं, चार्जशीट के अगेंस्ट कोई अपील नहीं, जो चार्ज लगाए वो मानने पड़ेगा. वो बॉस बता दिया जाएगा, हाँ ये देखो, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओ, देखो, बात करो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है. तो ये था डिसिप्लिनरी इंक्वायरी जो अभिषेक सर के अगेंस्ट चल रहा है अभी. तो अब देखते हैं आगे क्या होगा इसमें. बट हाँ, इसमें एक आइडिया रखिए कि आर्टिकल 311 क्या था और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है. व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में इंडियाज लॉ एंड ऑर्डर मैट्रिक्स नीड्स अ रिबूट, पढ़ लेना, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है. द बैटल अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ये असम वाले ही जिसको हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही कवर किया है. ठीक है. चलिए, ये है आपका केस. वेयर विल बी द अंडर सी टनल स्पीड रेल कॉरिडोर, ये थाने है इसका आंसर. सेकंड, व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट सप्लायर टू कॉर्न टू इंडिया, कल से है, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था चाइना रशिया यूक्रेन, आंसर इज द यूक्रेन. हु वाज द प्रेसिडेंट व्हेन द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ये तो सबको पता होता है, सीताराम केसरी साहब थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट. फोर्थ है, व्हिच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट द वरुणा नेवी गरुड़ा, ये फ्रांस से करेगा. इंडिया फ्रांस के रिलेशंस कल ही आया था पेपर में. Which of the following material derives its name from the Indian city? अच्छा, इसको अगर कायदे से देखो, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो कैसे करेगा? बटीक, बटीक नाम से कोई सिटी याद आती है? नहीं आएगी. कंब्रिक आया भी तो कोयम्बटोर आएगा, तो वो तो नहीं होगा. कैलिको, कैलिको से याद रखो, कैलिकट, कलकत्ता का पुराना नाम था कैलिकट, है ना, तो वहीं से वो आता है. सी इज द आंसर. ठीक है. तो these were the questions and if you have any doubt just mention in the comment section and these are some online channels where you can follow us for more such details. Thank you. That's all from my side.